नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है स्वागत ज़िंदगी में। इस वक्त हम मौजूद हैं जिला आयुष केंद्र में और हम बात करेंगे आयुर्वेदिक के बारे में डॉक्टर राजकुमार पटेल जी से, जो इसके आयुष विंग के अधिकारी भी हैं। वो आपको बताएंगे आयुर्वेद के बारे में और पंचकर्म के बारे में कि आपको आयुर्वेद से और पंचकर्म से क्या फ़ायदा होने वाला है। तो आइए जानते हैं और बात करते हैं डॉक्टर जी से। वेद की चिकित्सा दी है, उपमा दी है। यह एक अपन पाँचवें वेद में इसको गिनते हैं। आयुर्वेदिक बहुत ही पुरानी पद्धति है। इसमें आहार विहार, रहन सहन, ऋतुओं के हिसाब से खान पान, जीवन शैली कैसे रखना, इसके बारे में बड़ी ही विस्तृत जानकारी दी है। आयुर्वेद का एक मुख्य चिकित्सा के रूप में माना जाता है पंचकर्म। इसे आयुर्वेद की अपन पाँचवीं चिकित्सा की उपमा देते हैं। पंचकर्म जैसे नाम से ही जानकारी मिलती है। पांच कर्म, ये पंचकर्म होते हैं। इसमें पांच कर्म होते हैं: बमन, विरेचन, नस्य, रक्तमोक्षण और शिरोधारा। पंचकर्म के मुख्य तीन पार्टों में बांटा जाता है। सबसे पहले होता है पूर्व कर्म, मध्यम कर्म या प्रधान कर्म और पश्चात कर्म। पूर्व कर्म होता है जो मुख्य प्रधान कर्म चिकित्सा होती है। उसके लिए रोगी को तैयार करना, उसके बल की परीक्षा करके उसे किस प्रकार की और कितनी मात्रा में पंचकर्म दिया जाना है, इसका चिकित्सक के द्वारा अनुमान लगाना, किस रोग में किस प्रकार की चिकित्सा देना है। तो पूर्व कर्म में सबसे पहले हम बॉडी को तैयार करते हैं कि शरीर की रोगों की शुद्धि होने के पहले सारे शरीर में व्याप्त रोगों को कोष्ठ में एकत्रित किया जाए। स्नेहन स्वेदन वगैरह कर्म करके, जो इसके पूर्व कर्म है। पंचकर्म के पूर्व कर्म में स्नेहन स्वेदन आता है। इसमें रोगी को तैयार किया जाता है कि सारे रोगों को अपन कोष्ठ में लाएं। कोष्ठ से मतलब है अमाशय में। अमाशय में जैसे कफज रोगों में अपन एक रात्रि पूर्व, संध्या पूर्व पेशेंट को अपन भरपेट आकंठ तक दुग्धपान कराते हैं या दही खिलाते हैं, जिससे सारे शरीर का व्याप्त कफ है जो कोष्ठ में इकट्ठा हो जाए, उसको हम बमन कर्म के द्वारा निकालते हैं। स्नेहन में भी यही किया जाता है कि सारे रोगों को इसमें प्रधान कर्म के पूर्व जो पूर्व कर्म है ये बहुत ही आवश्यक है। अब आते हैं अपन प्रधान कर्म पर। प्रधान कर्म में जैसे कि मैंने बताया बमन विरेचन। बमन होता है जो ये कफज रोगों के लिए, बमन का मतलब है वोमिटिंग, उल्टी कराना। शरीर में जो व्याप्त दोष हैं उनको एकत्रित करके एक जगह शरीर में इकट्ठा करके बमन के माध्यम से शरीर से एक्सपल्ट आउट बाहर निकालना। इसके बाद अपन बात करेंगे विरेचन की। विरेचन है खासकर ये पित्तज रोगों में बमन का उपयोग किया, विरेचन का चिकित्सा की जाती है। विरेचन का मतलब है गुदा मार्ग से या अपमार्ग से शरीर में व्याप्त पित्तज को शरीर से बाहर निकालना। इसको जैसे अपन पित्त के द्वारा, जैसे पित्त रोगों से उत्पन्न होने वाले दाय है, अम्ल पित्त है, या फिर आपने सुना होगा रक्त पित्त। रक्त पित्त एक चिकित्सा होती है जिस रोग में, जो आपने कई बार सुना होगा, बच्चों की नेजल ब्लीडिंग, नाक से खून आना, ये रक्त पित्त कहलाता है। तो इसकी चिकित्सा थोड़ा सा आयुर्वेद में जो बताया गया है इसका बड़ा ध्यान रखने का काम है यहाँ चिकित्सकों द्वारा, कि इसमें अपन ऊर्ध्वगामी, जो ऊर्ध्वगामी रोग है नाक से आती है, तो इसमें अपन को अधोगामी चिकित्सा देना। अधोगामी मतलब इसकी विरेचन चिकित्सा करना है। अब अपन आते हैं बस्ती। बस्ती का मतलब होता है एनीमा। मॉडर्न भाषा में लोग इसको एनीमा कहते हैं, पर इसको अपन अगर समझें तो ये वातज रोगों के लिए बस्ती बहुत ही सफल। बस्ती को अपन माने तो एक ऐसी चिकित्सा है जिसमें हर रोगों का इलाज संभव है। बस्ती भी कई प्रकार की होती हैं। निरूप बस्ती, अनुवासन बस्ती। अनुवासन बस्ती में अपन थोड़ा स्नेहन वगैरह का कल्क क्वाथ वगैरह बना के उसका बस्ती देते हैं। ये थोड़ा सा चिकित्सकों को यहाँ ध्यान देने की ज़रूरत है कि ये बस्ती कहाँ देना है, कब देना है, कितनी मात्रा में देना है। ये बड़े ज्ञान का विषय है, तो इसको पूरी जानकारी और अध्ययन करने के बाद ही मरीजों पे इसका इस्तेमाल करना है। सर, आपके लिए सलाह में कौन-कौन सी सुविधा उपलब्ध है? हाँ, ये आपने बहुत अच्छा पूछा। अपने दमोह ज़िले में एक बमन को छोड़ के लगभग पंचकर्म की जो और सारी चीज़ें बचती हैं, ये हमारे अनुभवी चिकित्सक जो हैं आयुष विंग में और अपने जिला चिकित्सालय में
इनके द्वारा ये किया जा रहा है। थोड़ा सा स्टाफ की कमी होने के कारण अनियमितताएँ हैं, पर आयुष विंग में 2012-13 से सतत पंचकर्म चिकित्सा लोगों को दी जा रही है और सारे प्रकार के इसमें रोगी भी हैं। जैसे एक सोराइसिस का पेशेंट था जिसको काफ़ी मेहनत की और उसको काफ़ी हद तक संतोषजनक अपन को उसमें परिणाम भी मिले। इसके बाद सिरोधारा भी की जा रही है। वर्तमान में कुछ लोगों की सिरोधारा हो रही है, नस्य भी हो रहा है। और विरेचन उनको अपन मृदु विरेचन जो है वो घर पे ही दे देते हैं। उसमें कुछ दवाइयाँ होती हैं जो मरीज को सारी निर्देशित करके कि कब कब किस मात्रा में लेना है, तो वो अपन घर पे कर लेते हैं। तो और अभी ग्रामीण क्षेत्रों में 3 जगह भूरी, माला बमोरी और सीतानगर, यहाँ पंचकर्म के अपने यंत्र पहुंच चुके हैं। स्टाफ जैसे ही अपना नियुक्त होगा, अपन वहाँ भी पंचकर्म चिकित्सा सुविधा चालू करेंगे। तो आयुर्वेदिक में मोटापे के लिए कोई इलाज है क्या? देखिए, मोटापा तो एक अपने आप में ही बहुत बड़ी बीमारी है। इसमें आयुर्वेद में से अगर अपन इसको जोड़ना चाहें तो इसमें सारी चीज़ों में अपन को कंसीडर करना होंगी। थोड़ा व्यायाम भी करना होगा, खान पान पे भी ध्यान देना होगा। कुछ औषधियाँ हैं जो थोड़ा सा कफ को कम करती हैं, मेद को कम करती हैं। मेद कम होगा तो मोटापा थोड़ा कम हो जाएगा। मोटापा एक्चुअली एक इसकी इलाज की ज़रूरत नहीं है, इसमें पेशेंट को अवेयर होने की ज़रूरत है कि हमें क्या खाना है, कैसे जीना है, कैसे रहना है, दिन में नहीं सोना है, मीठी चीज़ों का उपयोग कम करना है, पैदल चलना है, व्यायाम करना, खाने के बाद तुरंत आप सोएं ना, कम से कम 1000 योजन तक आप पैदल चलें। इन सारी चीज़ों से मोटापे पे काफ़ी हद तक नियंत्रण किया जा सकता है। तो भारत में शुगर के पेशेंट अत्यधिक मात्रा में पाए जाते हैं, आयुर्वेदिक में इसके लिए कोई उचित इलाज? मैंने देखिए पहले ही कहा, आयुर्वेद में आहार विहार, आपको क्या खाना है क्या नहीं खाना है। आहार का मतलब हो जाता है नवीन अन्नपान गुण विकृति, इसमें एक श्लोक आया है। तो मैं वैसे अगर इस टिपिकल भाषा में समझाऊं तो थोड़ा समझने में आपको कठिनाई होगी। मैं आपको बड़ी सरल भाषा में बोलता हूं। जो डायबिटीज़ या मधुमेह होता है, ये केवल नव अन्न माने नए चावल वगैरह खाने से है। ज़्यादा गुड़ और उससे विकृत, जैसे गन्ने के द्वारा बनी हुई चीज़ें, शुगर, चीनी है, इन सारी चीज़ों का है। आजकल ये जिंक फूड वगैरह है, व्यायाम ना करना, आलस बना रहना, ये सारी चीज़ें हैं, ये शुगर के मुख्य निदान हैं। चिंता भी इसका एक, आज के वर्तमान समय में चिंता भी एक इसका बहुत बड़ा कारण है। और आजकल आप देख रहे हैं, अगर देखें मिलेट्स का उपयोग टोटल बंद हो गया है। अपने हिंदुस्तान में पहले मिलेट्स के खाने का एक प्रचलन था, जब लोग बहुत ही दीर्घायु और स्वस्थ आयु जीते थे। तो मुझे ऐसा लगता है कि अपन को भारतीय संस्कृति और परंपराओं के अनुसार उन पुराने दिनों में वापस जाना होगा। थोड़ा सा अपन फिजिकल एक्टिविटी बढ़ाएं। अगर आपको बाज़ार का काम है, घर का पास है, तो मेरे हिसाब से आप पैदल जा सकें। लग्जरी लाइफ को अवॉइड करना ही, आप शरीर को जितना कष्ट और उपयोग करेंगे आप उतने स्वस्थ रहेंगे। तो आयुर्वेद में हर चीज़ संभव है, बस कठिन है इसका मार्ग जो आपको चले